एलसीआर सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। दूसरी चीज़ इसका मतलब होता है जब इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आपका एक ही एसी सोर्स की सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है। तेरे को ये बात पता है जो इंडक्टेंस होता है इसके अंदर जो होता है वो अपना जो करंट है वो लैग करता है π/2 के साथ। ठीक है, मैं सबका फेज डिफरेंस बनाता हुआ चल रहा हूँ तो याद रखना। इंडक्टेंस के लिए करंट जो होता है वो लैग करता है π/2 के साथ। कैपेसिटर के लिए करंट जो है वो लीड करता है π/2 के साथ। तो इसकी वोल्टेज रहेगी नीचे और करंट रहेगा π/2 से आगे। और तेरे को पता है रेजिस्टेंस के लिए दोनों पैरेलल चलते हैं या दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो होता है। आ गई बात समझ में। अब ये तीनों एक एसी सोर्स के साथ अपने जुड़े हुए हैं तो तीनों की जो वोल्टेज आती है, एक तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो XL होता है जिसको आप बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये XC होता है इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कोई अलग चीज़ नहीं होती, ये अपने पास में रेजिस्टेंस ही होता है। XL का मतलब होता है इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस होना, XC का मतलब होता है कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस होना। आई बात समझ में। तो V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से इसकी निकलेगी वैल्यू V इक्वल्स टू आई आर, ये होगा VC इक्वल्स टू IXC और रेजिस्टेंस की निकलेगी V इक्वल्स टू आई आर। तो मेरे को तीनों की अलग अलग से क्या लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेना तीनों का। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो तीनों का निकल कर आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम ढंग से लिखना। अगर मैं इंडक्टर के लिए लिखता हूँ तो मेरे इंडक्टर के लिए वैल्यू लिखूंगा VL बराबर होएगा I इंटू XL। अगर मैं लिखता हूँ कैपेसिटर के लिए तो वो होएगा VC इक्वल्स टू I इंटू में XC। और मैं रेजिस्टेंस के लिए लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू होगी VR बराबर होगा I इंटू में R के। ये तीनों के लिए वोल्टेज ड्रॉप आ गई मेरे पास। अब ज़रा ध्यान से देखना जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है। रेजिस्टेंस मेरे को पता है, आगे की तरफ करंट और वोल्टेज के बीच का पहले बात तो ग्राफ बनेगा इसके अंदर से। अब इसके अंदर देखो दो तरीके के दिखेंगे आपको वोल्टेज। कैसे दो तरीके दिखेंगे, VL दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, VR दिख रहा है आपको नीचे की तरफ। हमें ये मान के चलना है LCR के अंदर जो इंडक्टेंस वाला होगा ना उसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है कैपेसिटी से। जो इंडक्टेंस वाला होगा या इंडक्टिव जो वोल्टेज होगी वो कैपेसिटिव वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा होती है। यानी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, वोल्टेज वाली आपने बना ली नीचे कैपेसिटी की, ऊपर आपने बना ली VL वाली। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता या तो भाई नेट ऊपर होगी या नीचे होगी, तो हम नेट बनाएंगे किधर को, तो हम नेट बनाएंगे ऊपर की तरफ को। हमें मान के चलना है VL की वैल्यू ग्रेटर देन है VC की। ठीक है, तो मेरे पास होगा क्या, नेट कहीं यहाँ पे निकल कर आएगा। मैंने बोला यहाँ पे कहीं पे नेट निकल कर आ गई मेरे पास में, इसकी मैं वैल्यू बोलता हूँ। अगर ये पूरा मेरे पास VL है, ये पूरा मेरे पास VL है और ये मेरे पास VC है, तो मैं जब VL में से VC को घटाऊंगा तो मेरे पास ये जो निकल कर आएगा लेंथ में थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी VL माइनस VC की। आई बात समझ में। और ये सामने वाली तेरे को बताई थी ये होती है VR। तो दोनों के बीच में मेरे पास क्या बनेगा, नेट रेजिस्टेंस निकल कर आता है। आई बात समझ में। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये होगा VL माइनस VC। करंट मेरे पास सामने चल ही रहा था तो ये हो गया मेरे पास में VL माइनस VC। जो VR आएगा वो मेरे पास आगे चलता है X की तरफ और करंट भी मेरा आगे की तरफ ही चलने लग रहा था। दोनों का जो नेट निकल कर आएगा मेरे पास वो कहीं पे बीच में निकल कर आता है। मैं ये मान के चलता हूँ ये मेरे पास फाई एंगल के ऊपर निकल कर आता है। अल्ले पल्ले पड़ी बात। जरा ये इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, सीधा पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाने के बाद इसके अंदर मैं इनके नाम दे देता हूँ, एक सेकेंड। मैंने इन पॉइंट्स के नाम दे दिए। ये H मान लो, ये कैसे ट्राइंगल से बन जाएंगे। ये A मान लो, ये O, ये D। आई बात समझ में। अब कुछ नहीं है, इसके अंदर इनके नाम दे दो पॉइंट्स के। तो OH की वैल्यू निकालनी है मेरे पास, यही तो है नेट। जो मेरे पास में नेट वैल्यू निकल कर आएगी वो OH निकल कर आएगी। तो मेरे पास OH का स्क्वायर बराबर बनेगा रूट में OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये A पॉइंट है और वो D पॉइंट है, तो मेरे पास में इनका नेट बनेगा। इनकी वैल्यू पुट कर OA की वैल्यू तेरे को कितनी दिख रही है, ये बन रहा है VR का स्क्वायर प्लस OD की वैल्यू बोल। अब ये OD की जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या आएगी, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो जो लिख रखी थी। ये बनेगा IR का होल स्क्वायर, ये बनेगा IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसके अंदर से मैं I कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेके स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट से, तो अंदर बचेगा मेरे पास R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अच्छा, मेरे पास ये OH क्या है, ये नेट क्या आ रही है मेरे पास में, EMF आ रहा है। ये नेट EMF निकल कर आ रहा है। OH की वैल्यू है मेरे पास में नेट EMF। इस I को मैं नीचे लेकर आता हूँ तो ये बनेगा E/I, ये डायरेक्टली बराबर आएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर को। अब E अपॉन में I, ये I किसका आया है, नेट सर्किट का। ये EMF किसका है, नेट सर्किट का। तो आपको पता है V इक्वल्स टू IR से अगर मैं यहाँ से
आर की वैल्यू निकालता हूँ, वो आएगी अपने पास में V बाई आई। तो ये आर क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस। अगर ये नेट ईएमएफ था और ये नेट करंट था सर्किट का, तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल कर आएगा? नेट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा एलसीआर पूरे सर्किट का, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं इम्पिडेंस जेड। इसका नाम होता है इम्पिडेंस। इम्पिडेंस कोई अलग से नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। एलसीआर सर्किट जब तीनों जुड़े हुए होते हैं, उसी के रेजिस्टेंस को ओवरऑल मिला के बोलते हैं इम्पिडेंस। तो यहाँ से मेरे पास इम्पिडेंस का फॉर्मूला निकल कर आता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? दूसरी चीज़, अगर मैं इसी ट्रायंगल से अगर आप देखो, इसी के अंदर से अगर आप देखो, यहाँ से अगर आप टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो टेन फाई की वैल्यू आपके पास में क्या बनेगी? ट्रायंगल से देख लेना, तो टेन फाई की वैल्यू आपके पास में निकल कर आती है वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ आगे, तो यही निकल कर आएगी आई एक्सएल आई एक्स सी अपॉन में आई आर। ठीक है, आई बात समझ? इसको याद रखना। यहीं से एक टर्म भी निकल कर आती है जिसको आप बोलते हो पावर फैक्टर कॉस फाई, इसी ग्राफ के अंदर। और ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। मैंने पी वाई क्यूज़ कराए हुए भी हैं। ठीक है, पी वाई क्यूज़ के अंदर इसके ऊपर देखोगे ना न्यूमेरिकल बनते हैं। पावर फैक्टर कॉस फाई को बोलते हैं जब इसके अंदर, तो इसके अंदर जब आप कॉस फाई की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा वी आर अपॉन में ई। आपको वोल्टेज मिलता है रेजिस्टेंस वाले का, तो ये होता है आई इंटू में आर। और ये ई क्या है? नेट ईएमएफ। तो ई की वैल्यू क्या बनेगी? ई की वैल्यू यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या बनेगी? आई इंटू में जेड। तो आई इंटू जेड, तो आई से आई खत्म, तो आपके पास में पावर फैक्टर बराबर आता है रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पीडेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसकी मैं कई बार वो पूछता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस कैसे पूछी जा सकती है इसकी? या फिर ऐसे बोल सकते हैं कॉस फाई की वैल्यू 1 कब हो सकती है? तो वो तब हो सकती है जब आप इम्पीडेंस को बराबर रख दो रेजिस्टेंस के। आ रही बात समझ में? इम्पीडेंस यानी जो पूरा जो सर्किट होगा वो प्योरली कैसा है? रेजिस्टिव सर्किट है। दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, तो आर और जेड की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, तो आप मेरे पास में जो वैल्यू निकल कर आएगी कॉस फाई की, वो कैसे निकल कर आएगी? मैक्सिमम। ठीक है, ये आपके पास में इम्पीडेंस होता है, ओ सॉरी एलसीआर सर्किट की नेट डेरिवेशन होती है। और इम्पीडेंस की कोई पूछ ले ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट ओम ही होगी। क्यों? एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है काफ़ी।